नमस्ते दोस्तों, काज अपडेट में आपका स्वागत है, जहां हम हर उस चीज की बात करते हैं जो तेजी से चलती है, ऊंची उड़ान भरती है या बस शानदार दिखती है। आज हम कुछ अलग बात करने जा रहे हैं, हमारी आम चार पहिया गाड़ियों से हटकर। हम आसमान की सैर करेंगे MV-22 ऑस्प्री के साथ, जो अमेरिकी मरीन कॉर्प्स का टिल्टरोटो विमान है, और हम 2026 में इसके लिए क्या होने वाला है उसकी बात करेंगे। अगर आपको हाईटेक तकनीक, सैन्य उपकरण या ये जानना पसंद है कि ये हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का मिश्रण इतना खास क्यों है, तो बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि MV-22 ऑस्प्री आखिर है क्या। ये एक टिल्टरोटो विमान है, यानी ये हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भर सकता है और उतर सकता है, लेकिन हवाई जहाज की तरह उड़ता है। इसे बेल बोइंग ने बनाया है और MV-22B वेरिएंट वो है जिसे मरीन कॉर्प्स इस्तेमाल करता है। कल्पना करें, बड़े बड़े रोटर जो घूमने वाले नेस्लों पर लगे हैं, जो ऊपर की ओर टिल्ट करके वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं, फिर तेज उड़ान के लिए आगे की ओर घूमते हैं। ये किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन ये 2007 से सेवा में है और पुराने हेलीकॉप्टर जैसे CH-46C नाइट को रिप्लेस कर चुका है। ऑस्प्री की स्पीड, रेंज और वर्टिकल लिफ्ट का मिश्रण इसे सैनिकों की धुलाई, मेडिकल इवैक्यूएशन और लॉजिस्टिक्स मिशनों के लिए गेम चेंजर बनाता है। तो हम 2026 में MV-22 ऑस्प्री की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस विमान ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं, और हमेशा अच्छे कारणों से नहीं। इसका इतिहास कुछ हादसों के साथ उथल पुथल भरा रहा है, और 2026 इसके भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण साल होने वाला है। ऑस्प्री की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं, खासकर नवंबर 2023 में जापान में हुए CV-22 क्रैश के बाद, जिसमें 8 एयरमैन मारे गए थे। उस हादसे ने पूरे बेड़े को महीनों तक ग्राउंड कर दिया, और अभी भी ऑस्प्री उड़ान प्रतिबंधों के साथ काम कर रहा है। लेकिन 2026 में प्रोग्राम ऑफिस बड़े अपग्रेड्स लाने की योजना बना रहा है, खासकर प्रोटोटो गियरबॉक्स के लिए, जो इसकी कमजोर कड़ी रहा है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें। 2026 की सबसे बड़ी खबर है गियरबॉक्स का ओवरहॉल। प्रोटोटो गियरबॉक्स वो हिस्सा है जो ऑस्प्री को हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज मोड के बीच स्विच करने देता है, और ये कई हादसों का कारण रहा है। एक मुख्य समस्या है धातु में अशुद्धियां, जिन्हें इंक्लूशंस कहते हैं, जो गियर्स को कमजोर करती हैं। 2023 के जापान क्रैश में जांचकर्ताओं ने पाया कि इन इंक्लूशंस के कारण गियर फेल हुआ, जिसके साथ क्रू के फैसलों और संचार में कमी ने हादसे को जन्म दिया। इसे ठीक करने के लिए बेल बोइंग एक नया गियर बॉक्स ला रहा है, जिसमें ट्रिपल मेल्टेड स्टील से बने कंपोनेंट्स होंगे, जो अशुद्धियों को लगभग 90% तक कम करते हैं। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये गियर बॉक्स को ज्यादा टिकाऊ और भरोसेमंद बनाने के लिए एक बड़ा रीडिजाइन है। ये अपग्रेड जनवरी 2026 से शुरू होगा, जिसमें मरीन कॉर्प्स के MV-22BS को प्राथमिकता मिलेगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वेरिएंट है। एयरफोर्स के CV-22BS और नेवी के MV-22BS बाद में अपग्रेड होंगे, और मरीन कॉर्प्स के लिए 2026 की गर्मियों तक और बाकियों के लिए 2027 की शुरुआत तक पूरा होने की उम्मीद है। ये अपग्रेड बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसकी लागत करीब $500 मिलियन है, और इसे फील्ड में किया जाएगा, जहां बेल बोइंग की टीमें सैन्य टेक्नीशियनों के साथ मिलकर बेस पर काम करेंगी। कुछ नॉन मेटालिक पार्ट्स के लिए 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल भी हो रहा है, जो काफ़ी हाई टेक है। इससे बेस पर ही रिप्लेसमेंट पार्ट्स बन सकेंगे, जिससे लागत और डाउनटाइम कम होगा। ये अपग्रेड सिर्फ टूटे हुए हिस्सों को ठीक करने के लिए नहीं हैं, ये ऑस्प्री में विश्वास बहाल करने के लिए हैं। इस विमान की सुरक्षा रिकॉर्ड की आलोचना हुई है। 2023 तक 16 हल लॉस हादसे और 62 मौतें, जैसा कि रिपोर्ट्स में कहा गया है। ये एक कड़वी सच्चाई है, खासकर उस प्रोग्राम के लिए जो क्रांतिकारी माना जाता है। लेकिन मरीन, एयरफोर्स और नेवी अभी भी इसके दीवाने हैं। क्यों? क्योंकि कोई और विमान ऑस्प्री जैसा काम नहीं कर सकता। ये 280 नॉट्स की स्पीड, यानी 320 मील प्रति घंटे से ज्यादा हासिल कर सकता है, 24 पूरी तरह सज्जित मरीन्स को ले जा सकता है, और हवाई रिफ्यूलिंग के साथ 1000 नॉटिकल मील से ज्यादा की रेंज कवर कर सकता है। पारंपरिक हेलीकॉप्टर्स की तुलना में ये बेजोड़ है। आइए बात करते हैं कि ऑस्प्री हाल में क्या कर रहा है, ताकि आपको इसके रोल का अंदाजा हो। 2025 में ये तंजानिया में कटलेस एक्सप्रेस जैसे अभ्यासों में सैनिकों की धुलाई और जापान में फ्लीट फ्रेंडशिप डे जैसे इवेंट्स को सपोर्ट कर रहा है। यह आपदा राहत में भी कामयाब रहा है, जैसे 2010 में हैती भूकंप के बाद मानवीय मिशन और 2011 में ओसामा बिन लादेन के शव को अस्कालविंसन तक ले जाने जैसे हाई प्रोफाइल ऑपरेशंस। ऑस्प्री की बहुमुखी प्रतिभा लाजवाब है, लेकिन इसकी जटिलता चुनौतियां भी लाती है। हार्ड क्लच एंगेजमेंट्स, जहां क्लच स्लिप करता है और टॉर्क स्पाइक्स पैदा करता है, एक और समस्या रही है। गियरबॉक्स फिक्स के साथ साथ एक रीडिज़ाइन क्लच भी लाया जा रहा है। 2026 की ओर देखते हुए ऑस्प्री को सिर्फ मैकेनिकल अपग्रेड्स ही नहीं मिल रहे। प्रोग्राम ऑफिस नए सेंसर्स ला रहा है, जिन्हें ऑस्प्री ड्राइव सिस्टम सेफ्टी और हेल्थ इंस्ट्रूमेंटेशन या ODSSHI कहा जाता है।
ये गियरबॉक्स की सेहत को रियल टाइम में मॉनिटर करेंगे, जिससे मेंटेनर्स को समस्याओं को तब पकड़ने में मदद मिलेगी जब वो गंभीर न हो। ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए बहुत बड़ा कदम है, खासकर एक ऐसे विमान के लिए जिसके हाई मेंटेनेंस कॉस्ट की आलोचना होती रही है। लक्ष्य है कि 2026 के मध्य तक ऑस्प्री को बिना प्रतिबंधों के पूरी तरह उड़ान के लिए तैयार किया जाए, ताकि ये ज़मीन के करीब उड़ सके और ज़्यादा डिमांडिंग मिशंस को फिर से संभाल सके। लेकिन सब कुछ आसान नहीं है। 2026 में MV-22 को F-35BS के लिए हवाई रिफ्यूलिंग की क्षमता नहीं मिलेगी। 2013 में इसका एक प्रोटोटाइप टेस्ट हुआ था, लेकिन प्रोग्राम ऑफिस ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है, कहते हुए कि बेड़ा इसके लिए ट्रेनिंग नहीं कर रहा और अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा निराशाजनक है, क्योंकि ये ऑस्प्री को मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट्स के लिए और ज़्यादा बहुमुखी बना सकता था। फिर भी फोकस साफ तौर पर पहले सुरक्षा और भरोसेमंदता पर है, जो समझ में आता है क्योंकि प्रोग्राम की खूब छानबीन हो रही है। तो 2026 और उसके बाद ऑस्प्री का बड़ा पिक्चर क्या है? प्रोग्राम ऑफिस लंबे समय की सोच रहा है। 2026 में V-22 कॉकपिट टेक्नोलॉजी रिप्लेसमेंट या वेक्टर की R&D शुरू होने की बात है। इससे कॉकपिट को नए डिस्प्ले, कीबोर्ड्स और सॉफ्टवेयर के साथ मॉडर्नाइज किया जाएगा, ताकि 1980 के दशक की पुरानी तकनीक को रिप्लेस किया जा सके। कल्पना करें कि पुराने भारी भरकम स्क्रीन्स को टेस्ला जैसे स्लीक टेक से बदल दिया जाए। फिर रीन्यूड V-22 एयरक्राफ्ट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम या रिवैम्प है, जो 2040 के दशक में नए विंग्स और ड्राइव सिस्टम्स जोड़ सकता है, ताकि ऑस्प्री 2060 तक उड़ता रहे। यहाँ तक कि एक ऑप्शनली अनमैन्ड वर्जन की भी बात हो रही है, हालांकि वो अभी बहुत दूर है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ऑस्प्री इसके लायक है? आलोचकों का कहना है कि इसका हादसा रेट 3.16 मिशेप्स प्रति 1 लाख फ्लाइट आवर्स मरीन के अन्य विमानों के बराबर है, लेकिन फिर भी चिंता का विषय है। समर्थकों का तर्क है कि ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मरीन की तेज़, लंबी रेंज असॉल्ट सपोर्ट की ज़रूरत को पूरा करता है। 1980 में ऑपरेशन ईगल क्लॉ की असफलता, जब अमेरिका ईरान में बंधकों को नहीं बचा सका, ने ऑस्प्री को जन्म दिया। इसे सैनिकों को जल्दी अंदर और बाहर ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों या न्यूक्लियर हमलों जैसे खतरों से बचा जा सके। जापान इसका इस्तेमाल कर रहा है और कनाडा, यूके जैसे देशों ने भी इसे अपनी ज़रूरतों के लिए देखा है। 2026 के लिए ऑस्प्री की कहानी रिडेम्पशन की है। गियरबॉक्स और क्लच फिक्स, साथ ही नए सेंसर्स इसे ज़्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने का लक्ष्य रखते हैं। मरीन इसे अपनी क्राइसिस रिस्पॉन्स वर्कहॉर्स कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ तकनीक की बात नहीं, ये उन लोगों की बात है जो इन मिशनों को उड़ाते हैं, मेंटेनर्स जो इन्हें हवा में रखते हैं, और सैनिक जो इन पर भरोसा करते हैं। हर हादसा एक त्रासदी है, और प्रोग्राम अगले हादसे को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। तो जैसे ही हम समाप्त करते हैं, आइए जूम आउट करें। MV-22 ऑस्प्री इंजीनियरिंग की सीमाओं को धक्का देने का प्रतीक है। ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये विकसित हो रहा है। 2026 तक हम देखेंगे कि क्या ये अपग्रेड्स अपने वादे को पूरा करते हैं और ऑस्प्री को ज़्यादा सुरक्षित और सक्षम बनाते हैं। अगर ऐसा हुआ, तो ये मरीन एविएशन की आधारशिला के रूप में अपनी जगह पक्की कर लेगा। अगर नहीं, तो इसके भविष्य पर बहस और तेज़ होगी। आप क्या सोचते हैं? क्या ऑस्प्री का हाईटेक जुआ इसके लायक है, या सेना को कुछ नया ढूंढना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताएं, और अगर आप भी मिलिट्री टेक के दीवाने हैं, तो लाइक बटन दबाएं और ज़्यादा ऐसे डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब करें। काज अपडेट पर हमारे पास सुपरकॉज से लेकर टिल्टरोटर्स तक बहुत कुछ है। देखने के लिए शुक्रिया, और अगली बार मिलते हैं। नमस्ते।